हाय एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आपको टाइटल से पता लग गया होगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सी ऐसी बातें डायमंड्स के बारे में जो शायद आपको नहीं पता और कोई आपको बताता भी नहीं है, बट आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब आप अपने डायमंड्स की शॉपिंग करने जाएं तो आपको अच्छी खासी नॉलेज हो और आपका एक्सपीरियंस सेटिस्फाइंग हो कि हाँ, मैंने एक अच्छी लग्जरी आइटम परचेज़ की है। आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि काश मुझे ये बातें कोई पहले बता देता तो शायद मैंने कोई दूसरी ज्वेलरी आइटम खरीदी होती। आप फुल नॉलेज गेन करके जाएं, इसलिए मेक श्योर करें कि आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। एक भी डिटेल आपसे छूटनी नहीं चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको डायमंड्स के फॉर्म्स, 4 C's, प्राइसिंग और कंपैरिजन के बारे में बताने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। डायमंड एक कार्बन का फॉर्म है जो धरती के नीचे बहुत ही हाई हीट और हाई प्रेशर के कारण बनती है। ये कोई 1 या 2 साल में नहीं बनती, इनको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो सोचिए कि धरती के इतने नीचे इसकी माइनिंग और कास्टिंग कितनी डिफिकल्ट होगी, कितना ज़्यादा रिस्की होगा, और इनके लेबर चार्जेस फिर हम जैसे और आप जैसे लोगों से ही चार्ज किए जाएंगे। तो सोचिए कि इतनी रेयर सी चीज़ इतने रिस्क के साथ अगर आपको दिया जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस कितनी ज़्यादा हाई होगी, जो हम नॉर्मल और मिडिल क्लास वालों के लिए अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। बट फिर भी हम इंसानों का दिल ऐसा है कि हमें इच्छा होती है कि काश हमारे पास भी कोई एक लग्जरी आइटम हो। तो ऐसे में क्या किया जाए? इसके लिए एक अल्टरनेटिव ये है कि डायमंड से उसके लेबर चार्जेस माइनस हो जाए, टाइम पीरियड कम हो जाए, उसकी माइनिंग का खर्चा बच जाए, इससे हर कोई डायमंड अफोर्ड कर पाए। अब इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे पॉसिबल होंगी? बट ये पॉसिबल होती हैं मैन मेड डायमंड से, जो कि लेबोरेटरी में तैयार की जाती हैं। आजकल मोस्टली हैंडमेड डायमंड्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कोई भी कार्बन कंपाउंड से बनाया जा सकता है। क्योंकि डायमंड एक कार्बन का फॉर्म है, तो हर वो चीज जिसमें कार्बन मौजूद है उसे डायमंड का फॉर्म दिया जा सकता है। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, कपड़े से लेके लकड़ी तक, हर चीज को जलाने के बाद कोई ना कोई कार्बन का फॉर्म जरूर निकलता है। यहाँ तक कि पेंसिल की नोक जो कि ग्रेफाइट से बनती है, उसमें भी कार्बन का कंपाउंड है। यही नहीं, आपके नेल्स जिसमें केराटिन के साथ नाइट्रोजन और सल्फर है, उसके साथ कार्बन का भी कंपाउंड मौजूद है। तो हर वो चीज़ जिसमें कार्बन कहीं ना कहीं पॉसिबल इंक्लूड है, उसे अंडर हाई हीट और अंडर हाई प्रेशर डायमंड का रूप दिया जा सकता है। इससे डायमंड की प्राइसेस पर बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ता है, जैसे कि इससे लेबर चार्जेस माइनस हो जाते हैं, इससे माइनिंग का खर्चा बच जाता है और इसमें टाइम भी कम लगता है। और इसे पहचानना बहुत ही मुश्किल है कि ये नेचुरल डायमंड है या मैनमेड डायमंड है। और इससे ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है कि हाँ, अब हम मिडिल क्लास वाले डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं। अब हमने जो डायमंड की ज्वेलरी पहनी हुई है वो प्रॉबेबली लेबोरेटरी से ही आई है। अब जब हमें पता लग चुका है कि डायमंड कार्बन से आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें कोई फ्लॉज नहीं है, जिसमें कोई कमी नहीं है और जो बेदाग हो। इसी तरह डायमंड्स प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन तो है ही, लेकिन इनमें भी कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं जिसे हम डायमंड्स की कमी कह सकते हैं, जिससे इनकी वैल्यू डिसाइड होती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जिस डायमंड की वैल्यू कम है वो डायमंड अपने आप में यूनिक नहीं है। हर डायमंड अपने आप में बहुत ही खास है, बहुत ही यूनिक है। हर एक की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस वजह से ये एक दूसरे से ज़्यादा खूबसूरत है। इनके फ्लॉज सिर्फ एक तरीका है इनके वैल्यूज़ को डिसाइड करने का, इनकी प्राइसिंग करने का। क्योंकि डायमंड धरती के इतने नीचे बनती है, इसलिए इनके हाई चांसेस होते हैं कि इनके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स के टुकड़े रह जाएं, जो डायमंड के अंदर इम्प्योरिटीज़ का काम करती हैं। जैसे चांद में दाग होता है, ठीक उसी तरह डायमंड में इंक्लूजन्स और ब्लेमिशेस होते हैं। यहीं से शुरू होते हैं डायमंड के 4 C's, जिसे हम कट, क्लैरिटी, कलर और कैरेट वेट के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ फ्लॉज की बात हो रही है, तो मैं सबसे पहले क्लैरिटी से शुरू करूंगी, जो डायमंड की स्पार्क और फायर डिफाइन करती है। इन्हें 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है आई क्लैरिटी। इसका फुल फॉर्म है इंक्लूडेड। इंक्लूडेड नाम से आपको पता लग गया होगा, ऐसे डायमंड्स जिसके अंदर फ्लॉज मतलब ब्लेमिशेस या इम्प्योरिटीज ऑब्वियसली इंक्लूडेड हैं, और इसे आराम से 10x मैग्निफिकेशन में देखा जा सकता है, और ये डायमंड की ट्रांसपेरेंसी एंड ब्रिलियंस को अफेक्ट करती है। ये इंक्लूजन्स बहुत छोटे होते हैं, ये जेमोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारी नेकेड आई यानी कि खाली आंखों से देखना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है एसआई क्लैरिटी। इसका फुल फॉर्म है स्लाइटली इंक्लूडेड। नाम से आपको पता लग गया होगा कि ऐसे डायमंड्स जिनमें इम्प्योरिटीज थोड़ी कम इंक्लूडेड होती हैं, बट इंक्लूजन्स फिर भी होते हैं।
और इन्हें 10x मैग्निफिकेशन में सिर्फ नोटिस किया जा सकता है, बट ये डायमंड्स की ट्रांसपेरेंसी को अफेक्ट नहीं करती और ये इंक्लूडेड डायमंड से अच्छी क्लैरिटी के डायमंड है। इसके बाद आता है VS क्लैरिटी। इसका फुल फॉर्म है वेरी स्लाइटली इंक्लूडेड। इनके इंक्लूजन्स 10x मैग्निफिकेशन में बहुत एफर्ट्स के बाद देखा जा सकता है, बट ये इंक्लूजन्स इतने कम हैं कि इन्हें माइनर कहा जा सकता है। इसी के बाद आता है VVS क्लैरिटी, जिसका फुल फॉर्म है वेरी वेरी स्लाइटली इंक्लूडेड। ये ऐसे डायमंड्स हैं जिनके इंक्लूजन्स बहुत ही ज़्यादा कम हैं और इन्हें एक्सपर्ट्स भी बड़ी ही मुश्किल से 10x मैग्निफिकेशन में नोटिस कर पाते हैं, और ये प्रीवियस सारे डायमंड से अच्छी क्लैरिटी के डायमंड्स हैं। इसके बाद आता है IF क्लैरिटी, जिसे हम इंटरनली फ्लॉलेस डायमंड कहते हैं, और इनमें कोई भी इंक्लूजन्स नहीं दिखते 10x मैग्निफिकेशन के बाद भी। और लास्ट में आता है FL क्लैरिटी, जिसे हम फ्लॉलेस डायमंड्स कहते हैं। नाम से आपको पता लग गया होगा, फ्लॉलेस मतलब ऐसे डायमंड्स जिनमें कोई फ्लॉज नहीं है, इनमें इंक्लूजन्स भी नहीं होते और इनमें ब्लेमिशेस भी नहीं होते इन द सेंस ये नहीं कि इनमें ज़रा भी कोई फॉल्ट नहीं है, बट ये 10x मैग्निफिकेशन में नहीं दिखते और ये बिल्कुल रेयर कैटेगरी के डायमंड्स हैं। इसके बाद आता है हमारा सेकंड C, जिसे हम कलर कहते हैं, जो एक छोटा सा रोल प्ले करती है प्राइस पे, बट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डायमंड्स की शाइन पे। और कलर ही डिसाइड करती है कि आपके डायमंड्स की शाइन कैसी होगी। डायमंड की शाइन को पहचानने के लिए एक स्केल दिया गया है जो D से शुरू होता है और Z पे ख़त्म होता है। ये GIA स्टैंडर्ड कलर ग्रेडिंग सिस्टम है और इसे D से इसलिए शुरू किया जाता है क्योंकि पहले सिस्टम्स ऐसे थे जिन्होंने अनक्लियर डेफिनेशन दिया था कलर ग्रेडिंग के लिए, और इन्होंने ABC और अरेबिक में 0 1 2 3 और रोमन न्यूमेरिकल्स में इनको यूज़ किया गया है। और जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने इसे फ्रेश स्टार्ट देने के लिए D से लेकर Z तक का स्केल दिया है। अब D के नियरेस्ट डायमंड्स हमेशा ब्लू कलर की शाइन करते हैं, जहां Z की तरफ जाने वाले डायमंड्स येलोइश टू ब्राउनिश टोन देते हैं। रेफरेंस के लिए आप ये पिक्चर देख सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि कलर ग्रेडिंग किस तरीके से डायमंड की शाइन को अफेक्ट करती है। अब जब आप कलर ग्रेडिंग समझ गए हैं तो हमारा थर्ड C है कट ऑफ द डायमंड। मैंने आपको पहले बताया है कि डायमंड की स्पार्क डिसाइड होती है क्लैरिटी से और उसकी शाइन डिसाइड होती है कलर से, बट ये दोनों फैक्टर्स एक साथ तभी वर्क करेंगे जब उनकी कट सही हो। अच्छी डायमंड वही है जो लाइट के साथ सबसे ज़्यादा इंटरैक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ट्रांसमिट कर सके। इसी इंटरैक्शन से डायमंड में शाइन और स्पार्कल आता है, जो कि हमें डायमंड की तरफ अट्रैक्ट करती है। आप खुद बताओ, अगर डायमंड में शाइन ही नहीं है तो क्या आप डायमंड की तरफ अट्रैक्ट होंगे या डायमंड परचेज करेंगे इतनी हाई प्राइस से? नहीं ना। इसलिए ये फैक्टर डायमंड परचेज करने से पहले बहुत ही ज़रूरी है और इसे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक डायमंड को कट करने से पहले अच्छी कारीगरी और टेक्निक का इस्तेमाल होता है ताकि कट करने के बाद सिमेट्री, उसका अनुपात और उसका पॉलिश इस तरीके का हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ट्रांसमिट कर सके। रेफरेंस के लिए आप इस इमेज को देखिए। पवेलियन डेप्थ बहुत ज़रूरी है। अगर ये पवेलियन डेप्थ ज़्यादा उथला या ज़्यादा गहरा हो गया तो क्राउन से लाइट स्कैटर नहीं होगी और उसकी शाइन पर गहरा असर पड़ेगा। इसलिए डायमंड चूज़ करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो डायमंड लिया है वो कौन से कट की है। डायमंड आपको अलग अलग कट में मिल जाएंगे, जैसे कि राउंड, हर्ट, ओवल, मार्कस, पियर एटसेट्रा। इसमें सबसे बेस्ट कट है राउंड ब्रिलियंट कट, जिसकी प्राइस सबसे ज़्यादा हाई है। फिर आता है मार्कस, जिसकी प्राइस थोड़ी कम है। फिर आता है प्रिंसेस कट, ओवल कट, रेडियंट कट, हर्ट शेप डायमंड, एस्टर कट, पियर शेप, कुशन कट, एमेरल्ड कट, जो सबसे कम लाइट स्कैटर करती है और ये डायमंड सबसे कम वैल्यू की होती है। आप फैंसी डायमंड के शेप्स चूज करके अपनी ज्वेलरी पे 25% तक की सेविंग कर सकते हैं। मीन्स यस, एमेरल्ड कट से राउंड ब्रिलियंट कट की प्राइस 25% ज़्यादा है। अब जब आप कट समझ गए हैं तो हमारा लास्ट और फोर्थ C है कैरेट वेट, और ये फैक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डायमंड की प्राइस सबसे ज़्यादा इसी फैक्टर पर डिपेंड करती है और यही चीज़ डिसाइड करती है कि आपका डायमंड 1000 का होगा या 1 करोड़ का। अब समझते हैं डायमंड के वेट को। डायमंड्स को हम सेंट्स या कैरेट में डिफाइन करते हैं। सेंट का मतलब होता है 100। अगर हम कहें कि डायमंड 1 सेंट का है तो उसकी वैल्यू होगी 1/100, मीन्स 100 हिस्से का 1 हिस्सा।
एक कैरेट डायमंड में 100 सेंट्स होते हैं और 100 सेंट के डायमंड का वेट है 200 मिलीग्राम। मीन्स आप कह सकते हैं एक कैरेट डायमंड का वेट है 200 मिलीग्राम। इसका मतलब है कि अगर हम कहें कि डायमंड 0.25 कैरेट का है तो उसका वेट होगा 50 मिलीग्राम्स। मेरे इस रिंग में जो डायमंड है इसका वेट है 0.33 कैरेट, तो इसका वेट होगा 66 मिलीग्राम्स। अब जब आप कैरेट वेट समझ गए हैं तो इसकी प्राइसिंग भी समझ लेते हैं। रेफरेंस के लिए मैंने आपके जाने माने ज्वेलरी ब्रांड ब्लू स्टोन की हेल्प ली है, जिसमें मैंने इस रिंग का सैंपल लिया है। इसमें आप देख सकते हैं 1 सेंट का डायमंड जो SI क्लैरिटी की है उसकी प्राइस है 768 रुपीज़। यही डायमंड VS क्लैरिटी में 1084 रुपीज़ की हो जाती है और VVS क्लैरिटी में 1237 रुपीज़ की। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्लैरिटी डायमंड की प्राइस पे कितना असर करती है। अब देखते हैं कैरेट वेट कितना डिफरेंस लाती है। इसके लिए मैंने इस रिंग का रेफरेंस लिया है जिसमें 1 कैरेट का सिंगल डायमंड है। इसमें 1 कैरेट डायमंड जो SI क्लैरिटी में 2,81,871 रुपीज़ की है वो VS क्लैरिटी में जाते ही 3,22,766 रुपीज़ की हो जाती है और VVS में 3,51,772 रुपीज़ की हो जाती है। बट बात यह है कि जैसा मैंने आपको समझाया था 1 कैरेट में 100 सेंट्स होते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो अगर 1 सेंट डायमंड की प्राइस 768 रुपीज़ है तो उस हिसाब से 1 कैरेट डायमंड की प्राइस 76,800 होनी चाहिए, है ना। बट हुआ क्या, 1 कैरेट की प्राइस बढ़ के हो गई 2,81,871 की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें डायमंड की कटिंग बहुत मायने रखती है। डायमंड का वेट जितना ज़्यादा होगा प्राइस तो उतनी ज़्यादा होगी ही, लेकिन जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि एक डायमंड कट करने के पीछे कितनी हाई टेक्निक और अच्छी कारीगरी की ज़रूरत पड़ती है, उनके फेसेट्स को समझना उतना ही मुश्किल हो जाता है, जिससे इसकी प्राइस पे सीधा असर पड़ता है। जितना छोटा डायमंड उतनी कम कटिंग, जितना बड़ा डायमंड उतनी ज़्यादा कटिंग, डायमंड उतनी कम मेहनत और जितना बड़ा डायमंड उतनी ज़्यादा मेहनत। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 1 सेंट डायमंड आपको 500 रुपीज़ की पड़ रही है तो 1 कैरेट डायमंड आपको 50,000 का पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उसके लिए 4 गुना से ज़्यादा प्राइस पे करना होगा। तो अब जब आप डायमंड के 4 C's अच्छी तरह समझ गए हैं, ये भी समझ लीजिए कि डायमंड की ज्वेलरी ज़्यादातर प्लैटिनम में क्यों बनाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि डायमंड्स धरती के नीचे बहुत ही हाई हीट और हाई प्रेशर के कारण बनती है और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट है, जो दुनिया के किसी दूसरे एलिमेंट से 60 गुना ज़्यादा हार्डेस्ट है। तो सोचिए कि उसे होल्ड करने के लिए जो ज्वेलरी बनाई जाए वो भी उतनी ज़्यादा स्टर्डी हो ताकि डायमंड को होल्ड करके रख सके, यानी कि उसे पकड़ कर रख सके। और प्लैटिनम की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई है, इसलिए प्लैटिनम ज्वेलरी में ही डायमंड का इस्तेमाल होता है। अगर आप इसे गोल्ड में बनाना चाहते हैं तो डायमंड की ज्वेलरी हमेशा ही इम्प्योर गोल्ड में बनाई जाती है, यानी कि 18 कैरेट और 14 कैरेट में ही इनकी ज्वेलरी तैयार होती है, क्योंकि इनकी पकड़ ज़्यादा मजबूत होती है। डायमंड लेने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप ज्वेलर से GIA सर्टिफिकेशन लेना ना भूलें, क्योंकि ये आपको एक्सचेंज या रिटर्न में प्रॉब्लम कर सकती है और इसकी कैश वैल्यू भी नहीं करवा पाएंगे। और आप मेक श्योर करें कि आप ये सर्टिफिकेट बहुत ध्यान से रखें, क्योंकि गलती से अगर आपसे ये सर्टिफिकेट खो जाए तो आपको कम से कम 2,500 रुपये का नुकसान हो सकता है और आपके डायमंड की ज़ीरो वैल्यू भी हो सकती है। इस बात का खास ध्यान रखें कि आप GIA सर्टिफिकेशन लेना बिल्कुल ना भूलें। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप डायमंड को 22 कैरेट में बनाना चाहते हैं तो उसमें मोस्टली अनकट डायमंड्स का इस्तेमाल होता है। अनकट डायमंड्स वो हैं जिनकी कटिंग नहीं हुई है। शाइन ये तब भी करती हैं, बट क्योंकि इसकी कटिंग नहीं हुई है इसलिए इसके पीछे की टेक्निक और मेहनत का पैसा बचता है। ये अनकट डायमंड ज्वेलरी में कुंदन की तरह ही लगती है, बट बेटर फॉर्म ऑफ कुंदन। तो अगर आप अगली बार डायमंड की ज्वेलरी शॉप करने जाएं तो आप अनकट डायमंड भी ले सकते हैं और अपने पॉकेट पे भारी पैसा भी बचा सकते हैं। डायमंड के बारे में एक मिथ ये भी है कि ये सबसे ज़्यादा चमकीली चीज़ होती है, इससे ज़्यादा दुनिया में कोई चीज़ नहीं चमकती, ये अंधेरे में रोशनी कर देती है। डायमंड्स इतने हार्ड होते हैं कि इससे आपके बॉडी पर नुकसान पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल मिथ हैं। डायमंड सिर्फ वाइट कलर को अब्जॉर्ब करके 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट करती है। इसके लिए एक इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट बहुत ज़रूरी है।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि धूप में ले जाने पे डायमंड्स बिल्कुल 7 कलर्स का रेनबो ही दे देगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं डायमंड धूप में बिल्कुल नॉर्मल सी लाइट रिफ्लेक्ट करती है और मोस्टली वाइट ही दिखती है। और इसे मैंने अमेरिकन डायमंड के साथ कंपेयर किया है ताकि आप अच्छे से देख सकें कि डायमंड कितनी शाइन करती है। डायमंड की शाइन देखने के लिए आपको व्हाइट लाइट या फ्लोरोसेंट लाइट की ज़रूरत पड़ती है। अब आप फ्लोरोसेंट लाइट कहाँ से लेके आएंगे, डोंट वरी, आप रात में अंधेरे में मोबाइल के टॉर्च ऑन करके भी फ्लोरोसेंट लाइट क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डायमंड डायरेक्ट लाइट में उतनी नहीं चमकती जितनी इनडायरेक्ट लाइट में चमक रही है। इनमें एक फायर, एक स्पार्क होता है जो इन्हें अलग बनाती है, वरना दूर से देखने पे ये नॉर्मल स्टोन या अमेरिकन डायमंड जैसी ही दिखती है। जहाँ डायमंड 2 लाख की पड़ती है, वहाँ अमेरिकन डायमंड जरकोनिया 200 से 300 रुपए की पड़ती है। तो अगर आप चमकती हुई चीज़ परचेज करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली अमेरिकन डायमंड या जरकोनिया की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आपको डिज़ायर है और सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए चाहिए कि आपके पास एक डायमंड की ज्वेलरी हो, तो आप जानते हैं कि अब आपको कौन सी डायमंड लेनी है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो बिना लाइक और सब्सक्राइब किए मत जाना, मोटिवेट्स मी अ लॉट। अगर मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट करना, और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो बेझिझक पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।